ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल में जनसंख्या इस पार्ट की चर्चा जो पहले कर चुके हैं, आज एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। जनसंख्या हम भारत और ब्राजील के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। किसी भी देश की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। चलिए हम भारत की जनसंख्या का अध्ययन पहले करते हैं। आप देख रहे हैं भारत की जनसंख्या का ये वितरण दिखाया गया है। भारत की जनसंख्या का मानचित्र है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व में दिखाई गई है। इसका निरीक्षण करके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कौन से प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक दिखाई दे रहा है आपको? ये आपको मानचित्र में देखकर इसका उत्तर लिखना है। सबसे अधिक आप देख सकते हैं 200 से अधिक आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। उनका बताना है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इन प्रदेशों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, इन प्रदेशों में आपको देखेंगे जनसंख्या घनत्व अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आप देख सकते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख। आप देख सकते हैं इनमें आप देखेंगे सबसे कम जनसंख्या का घनत्व है जो आपको दिखाई देंगे 100 से कम। यहाँ पर आप देखोगे रंग छटाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। इसी तरह से आपको उपरोक्त मानचित्र को विचार करके भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित करके नीचे दी गई हमें तालिका भी पूर्ण करने आ सकती है परीक्षा में। 100 से कम घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये सब हमें मानचित्र को ही देखकर ही उत्तर लिखना है। 101 से 250 तक के जनसंख्या घनत्व कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। इसी तरह से 251 से 500 जनसंख्या घनत्व वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात तथा असम। और इसी तरह से 500 से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेश इसमें आते हैं। अब हम जनसंख्या स्पष्टीकरण देखेंगे। भारत की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें विश्व में जिसका स्थान देखें तो दूसरा है और विश्व की कुल क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.41% है। इसी तरह से विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा 17.5% है और भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व अगर देखा जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या का वितरण हम देखेंगे। भारत की जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है, समान नहीं है। सभी क्षेत्रों में आप देखोगे असमान है, एक जैसा वितरण नहीं है। कहीं पर अधिक है तो कहीं पर कम है। तो जनसंख्या की वितरण की जानकारी में हम पहला पॉइंट देखेंगे, जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाले घटक कौन कौन से घटक हैं? प्राकृतिक संरचना। प्राकृतिक संरचना के कारण भी जनसंख्या पर आप देखोगे प्रभाव डाला जाए। अगर प्राकृतिक संरचना होगी, जैसे उदाहरण के लिए उपजाऊ जमीन है तो वहां पर अधिक जनसंख्या होगी, मैदानी प्रदेशों में अधिक जनसंख्या होगी। इसके अलावा अगर आप प्राकृतिक संरचना के अनुसार आप देख सकते हैं, अगर पहाड़ी इलाका है तो वहां पर कम जनसंख्या होगी, तो वो जनसंख्या पर प्रभाव डालेंगे। जलवायु भी जनसंख्या पे प्रभाव डालती है। उसी तरह से सुविधाओं की उपलब्धता जितनी अधिक होगी उतनी जनसंख्या अधिक होगी। अगर सुविधाओं की उपलब्धता कम है तो उतनी आप देखोगे जनसंख्या
आपको कम नजर आएगी। जैसे पानी की उपलब्धता वाले प्रदेशों में कई शताब्दियों से मानवीय अधिविकास का विकास हुआ है। जहाँ पे पानी ज्यादा उपलब्ध होंगे वहां पर मानवीय अधिवास अधिक होगा, जनसंख्या अधिक होगी। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है जनसंख्या, भारत की जनसंख्या के वितरण में जनसंख्या का सघन वितरण। तो जनसंख्या का सघन वितरण कहाँ है? सघन मतलब सबसे अधिक। जहां पर कृषि होगी वहां और तथा उद्योग धंधे होंगे, इसके कारण कुछ भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण तथा जनसंख्या का सघन वितरण आपको नजर आएगा। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं उत्तर का मैदानी प्रदेश, दिल्ली का इलाका, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, इन जगहों पर आप कृषि और उद्योग धंधे, कारखाने अधिक हैं, तो इसके कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है, सघन अधिक है। जनसंख्या का विरल बहुत ही कम वितरण कहाँ पर भारत में पाया जाता है? पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेशों। अभी हमने डिस्कस किया था कि पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेशों में आपको जनसंख्या का वितरण अधिक नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जलवायु भी अनुकूल नहीं है, उस हिसाब से जनसंख्या का वितरण कम होगा, जनसंख्या कम वहां पर पाई जाएगी। शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में भी जनसंख्या आप देखेंगे बहुत ही कम पाई जाएगी, क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं होंगी, तो वहां पर भी शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में विरल वितरण आपको दिखाई देगा। सघन वन क्षेत्र और स्थानों पर जनसंख्या का विरल वितरण दिखाएंगे। जहां पर वन क्षेत्र अधिक है, वनों के क्षेत्र हैं, तो वनों की कटाई करने के लिए मना कर दिया गया है, सरकारों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब वन नहीं काटे जाएंगे तो वहां पर घर अधिवास नहीं बन पाएंगे, जिसके कारण वहां पर विरल जनसंख्या पाई जाएगी, कम जनसंख्या पाई जाएगी। तो आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, थार का जो रेगिस्तानी प्रदेश है वहां पर आपको बहुत ही कम जनसंख्या मिलेगी। अब देखेंगे हम ब्राजील की जनसंख्या के बारे में। ब्राजील की जनसंख्या के बारे में आप देखेंगे, ब्राजील की जनसंख्या बड़े पैमाने पर केंद्रित दिखाई देती है। तो कौन से बड़े पैमाने पे किस भाग में केंद्रित दिखाई देती है? आप देखोगे पूर्वी तटीय इलाका, जो पूर्वी तटीय इलाका है वहां पर समशीतोष्ण जलवायु है, और ये रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो के राज्यों में जनसंख्या बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देगी। ब्राजील के किस भाग में जनसंख्या अत्यंत कम है? ब्राजील के कौन से भाग में आपको दिखाई दे रही जनसंख्या कम है? देखिए आप, अमेजन नदी की जो घाटी है, अमेजन नदी की घाटी, वहां पर बहुत ही कम जनसंख्या दिखाई देगी उत्तर में। ब्राजील की जनसंख्या का असमान वितरण आपको यहाँ पर नजर आएगा। और वितरण दिखाने के लिए ये कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है जनसंख्या वितरण को दर्शाने के लिए? आप देखेंगे ये बिंदु पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर की ओर स्थित कम जनसंख्या वाला कोई भी एक राज्य बताना है, उत्तर की ओर जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, तो ये है उत्तरी इलाका। आप लिख सकते हो रोराइमा या अमापा, ये दो भी आप दिखा सकते हो। रोराइमा और अमेजन मैनॉस भी दिखा सकते हैं, जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम दिखाई देती है। सघन जनसंख्या वितरण वाला कोई भी एक राज्य बताना है, सघन जनसंख्या वाला साओ साओ पाउलो, जहां पर साओ पाउलो आपको नजर आ रहा है, साओ पाउलो, यहाँ पर जनसंख्या वितरण यहाँ पर बहुत अधिक है जनसंख्या का। तटीय प्रदेशों में जनसंख्या कैसी है? तटीय जो ब्राजील का तटीय इलाका है वहां पर जनसंख्या आपको कम नजर आएगी, और पश्चिम में जनसंख्या आपको बहुत ही विरल नजर आएगी, उत्तर में भी आपको विरल नजर आएगी, और पूर्व की ओर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जनसंख्या अधिक है, और दक्षिण पूर्व के इलाके में भी जनसंख्या बहुत ही सघन दिखाई देगी। तो ये ब्राजील की जनसंख्या है। और ब्राजील की जनसंख्या के अनुसार 2010 के जनगणना के अनुसार 19 करोड़ जनसंख्या थी, और ब्राजील का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान 5वां है, और विश्व के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा है 5.6% है, और विश्व की जनसंख्या का हिस्सा आप देखेंगे 2.78% है। और जनसंख्या का औसत घनत्व आप जनगणना 210 के अनुसार 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भारत और ब्राजील की जनगणना के विषय में जानकारी बताइए। तो भारत की जानकारी आपको मुद्दों में देनी है, ब्राजील की जानकारी आपको मुद्दों में देनी है। भारत में जनगणना कार्यालय द्वारा हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। भारत का पहला जनगणना सर्वेक्षण वर्ष 1872 में हुआ।
भारत की जनगणना दशक के आरंभ में होती है, जैसे 2001, 2011 इत्यादि। भारत में चौथा पॉइंट, भारत में अगली जनगणना वर्ष 2021 में होगी। और इसी आधार पे आप ब्राजील का देखेंगे। पहला मुद्दा, ब्राजील में IGBE अर्थात ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स नामक संस्था द्वारा हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है और ब्राजील का पहला जनगणना सर्वेक्षण वर्ष 1872 में हुआ। ब्राजील की जनगणना दशक के अंत में होती है, जैसे 2000, 2010 और इत्यादि। और चौथा पॉइंट है, ब्राजील में अगली जनगणना वर्ष 2020 में होगी। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। जनसंख्या की संरचना के अनुसार आप देख सकते हैं लिंग अनुपात के अनुसार ये ब्राजील के लिंग अनुपात है और भारत का लिंग अनुपात है। अब देखो इस पर ऐसे एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये रेखा आलेख क्या दर्शाता है? तो ये रेखा आलेख हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, लिंग अनुपात दर्शा रहा है। लिंग अनुपात का अर्थ है किसी भी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों, यहाँ पर आप देखेंगे लिंग अनुपात, ये ब्राजील एवं भारत का लिंग अनुपात दर्शाता है। लिंग अनुपात क्या होता है? और लिंग अनुपात का मतलब है किसी भी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या। अब उपरोक्त आलेख से हम समझ जाते हैं कि ब्राजील में स्त्रियों की संख्या सदैव पुरुषों से अधिक रही है, लेकिन भारत में यह अनुपात कम रहा है। भौगोलिक स्पष्टीकरण में दोनों देशों की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। पिछले कई दशकों में ब्राजील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है और ब्राजील में वर्ष 2001 के पश्चात स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्त्रियों की संख्या आप देखोगे ब्राजील में अधिक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है और भारत में कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव दिखाई देता है और 1991 के पश्चात लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, क्योंकि पहले बहुत सारी आप देखोगे लड़कियां होने ही नहीं देते थे, मतलब उनको गर्भ में ही मार दिया जाता था। बहुत सारे उस पर हमारे यहाँ पर इसलिए अनुपात में आप देखोगे स्त्रियों पुरुषों के अनुपात में आपको काफी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन अपनाया गया, ताकि बेटी बचाने के कारण हमारे लिंग अनुपात में ये जो उतार चढ़ाव है वो ना आए, और ऐसा ब्राजील में आपको नहीं मिलेगा। आयु लिंग पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आलेख है ये आपको लिंग अनुपात पिरामिड दिखा रहा है। तो ये आलेख कुछ भिन्न लग रहा है, आपको कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। ये जनसंख्या का लिंग है और आयु दर्शाने वाला आलेख है, इसीलिए इसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। इसे पिरामिड कहा जाता है, आयु लिंग पिरामिड। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग एवं आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का उपयोग किया जाएगा। ये आलेख का हमें लिंग बताने के लिए पुरुष और स्त्रियों के कैसी आयु की संदर्भ में अध्ययन करने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है। इसका अर्थ है कि हम देश के विभिन्न समूहों में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या अथवा प्रतिशत जान सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि देश में बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात कितना है। और युवा आयु यहाँ पर आपको पता चलेगा बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं और वृद्ध कितने हैं। इसका अनुपात आपको इस पिरामिड के द्वारा ज्ञात होगा। युवा आयु समूह के लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत आपको अधिक नजर आएगी। इसमें भारत में युवा की जो जनसंख्या है बहुत ही अधिक है। आप भौगोलिक स्पष्टीकरण में देखेंगे जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धित्व की ओर झुक रही है, किंतु ऐसी परिस्थिति भारत में अभी नहीं है। अभी ब्राजील की देखेंगे तो जनसंख्या ज्यादा वृद्धों की है और भारत में अभी तक ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। भारत में युवाओं का प्रमाण बहुत ही अधिक है, इसका अर्थ है भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों को। जनसंख्या के लिंग आयु संरचना के आधार पर ब्राजील तथा भारत की जनसंख्या का तुलना करनी है हम लोगों को।
जनसंख्या के लिंग आयु संरचना के अनुसार ऐसा दिखाई देता है कि ब्राजील की तुलना में भारत छोटे बच्चों की संख्या बहुत ही अधिक है और ब्राजील की तुलना में भारत में युवा आयु समूह की संख्या आपको बहुत ही अधिक नजर आएगी। ब्राजील की तुलना में भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है, इसके कारण भारत को युवा देश के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या की लिंग आयु संरचना के अनुसार यह पता चलता है कि ब्राजील की जनसंख्या वृद्धित्व की ओर झुक रही है। तो इस तरह से हमें ये ज्ञात होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्राजील में सामान्य आयु समूहों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। ब्राजील के लिंग आयु संरचना के आधार पर ऐसा दिखाई देता है कि ब्राजील में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है और भारत में सामान्यतः 0 से 75 तक के सभी आयु समूहों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से की अपेक्षा बहुत ही कम पाई जाती है। मतलब यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाएगी भारत में। और भारत के लिंग आयु संरचना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात में स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है, मतलब अनुकूल नहीं है। स्त्रियों की संख्या आपको कम दिखाई देगी और भारत में केवल 75 वर्ष के आगे के आयु समूह में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। ब्राजील तथा भारत के लिंग अनुपात का तुलना कीजिए। ऐसे भी बड़े प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, उसके भी उत्तर आप मुद्दों में लिखेंगे। जैसे पहला मुद्दा हमारा, विगत कई वर्षों से आप देखेंगे ब्राजील का लिंग अनुपात 1000 से अधिक रहा है, इस प्रकार ब्राजील का लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, विगत अनेकों दशकों में भारत का लिंग अनुपात 1000 से कम हो रहा है, इस प्रकार भारत का लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है। मतलब स्त्रियों के लिए भारत में आप देखोगे उनका अनुपात आपको बहुत ही कम नजर आएगा पुरुषों की तुलना में। 1961 में से 2001 की कालावधि में ब्राजील का लिंग अनुपात 1010 से 1020 के बीच में पाया जाता है और 1961 से 2001 की कालावधि में भारत के लिंग अनुपात में आपको भी ये नजर आएगा आप लोगों को। 2001 में ब्राजील में स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या से अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 1991 में भारत के लिंग अनुपात में थोड़ी वृद्धि दिखाई देती है। वर्ष 2011 में आप देख रहे हैं ब्राजील का लिंग अनुपात 1090 था और वर्ष 2011 में लिंग अनुपात 947 था। अब प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, भारत की स्त्रियों की संख्या में वृद्धि किन उपायों के द्वारा हो सकती है? उनके लिए आप भारत में स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो इसके लिए उपाय सुझाइए। पहला उपाय है समाज में स्त्री, दूसरा विरोधी अंधविश्वास प्रचलन तथा परंपराओं के आमूलग्राह परिवर्तन करना और स्त्री भ्रूण हत्या, दहेज, स्त्रियों पर अत्याचार आदि समस्याओं का हल ढूंढना होगा। तो इससे क्या होगा? स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। दूसरा है स्त्री साक्षरता में वृद्धि करना, स्त्रियों को अधिक से अधिक साक्षर करना। इसीलिए हमने स्लोगन भी अपनाया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर में भी वृद्धि करना। तो आप देखोगे हर जगह आरक्षण किया गया है, महिलाओं के लिए आरक्षण है कि अधिक से अधिक इतने आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है तो उनको ही मिलेंगे रोजगार। तो इसके लिए भी ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं ढूंढना और जनसंख्या की वृद्धि की दर आप देखेंगे यहाँ पर भारत में ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम हो गई है। धीरे धीरे आप देखोगे ब्राजील में बहुत ज्यादा कमी पाई है, भारत में ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 1971 तक अधिक थी, इसके बाद ये दर स्थिर हुई। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो रही है परंतु जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट, ब्राजील के आलेख का निरीक्षण करने पर यह समझ में आ रहा है कि वृद्धि की दर
जो है कम होती नजर आ रही है और आने वाले दशकों में ब्राजील की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना भी आपको कम नजर आएगी। ये जनसंख्या की वृद्धि दर है, ये ब्राजील का है और ये जनसंख्या की वृद्धि दर में आप देखोगे ये जनसंख्या की वृद्धि दर है और ये ब्राजील का दर्शाता है और ये भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर। ब्राजील में तो जनसंख्या आप देखोगे अभी बढ़ने की संभावना आपको नजर नहीं आएगी, जनसंख्या में ज्यादा बढ़ोतरी नजर नहीं आएगी, लेकिन अब भारत में भी आप देखोगे लेकिन ज्यादा आपको गिरावट नजर नहीं आ रही है जनसंख्या में। ब्राजील की जनसंख्या और इनकी जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। औसत जीवन प्रत्याशा भौगोलिक स्पष्टीकरण, किसी देश के औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण है। स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति और पौष्टिक आहार मिलने पर जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। और विकासशील देशों में अभी तक औसत प्रत्याशा कम है, परंतु सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये आपको नजर आएगा। ये साक्षरता प्रमाण है ब्राजील और भारत का। ब्राजील का है ये भारत का है साक्षरता प्रमाण। आप देखोगे ब्राजील और भारत में आलेख में जनसंख्या की वृद्धि दर आपको नजर आएगी। आलेख में वक्र नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या कम हो रही है, इसका अर्थ है पहले दशक में अपेक्षाकृत ये दशक में वृद्धि दर कम है। ये आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो आलेख है ये जो नीचे गया है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये जो वक्र नीचे गया है, ये वक्र नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब जनसंख्या कम नहीं है, लेकिन कम हो रही है इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वृद्धि दर अभी कम है। तो इस आलेख का अर्थ ये है। और पहले दशक की अपेक्षा इस दशक में वृद्धि की दर कम है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या की वृद्धि कम गति से हो रही है और वक्र की प्रवृत्ति देखकर ऐसा कर सकते हैं कि निकट भविष्य में ब्राजील की जनसंख्या की वृद्धि धीमी गति से होगी। अब निकट आप देखेंगे भविष्य में तो ब्राजील की जो जनसंख्या है वो आप देखोगे बहुत धीमी गति से नजर आएगी। अब देखते हैं हम लोग भी प्रश्न। ब्राजील औसत जीवन प्रत्याशा में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसके प्रश्नों ब्राजील के साक्षरता प्रमाण में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको इस आलेख को देखकर लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे साक्षरता प्रमाण में अगर आप देखेंगे तो साक्षरता प्रमाण का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे ये किस देश की साक्षरता का दर अधिक है, तो आप देखोगे कौन से देश की साक्षरता दर आपको नजर आ रही है अधिक है, तो साक्षरता दर आप देखेंगे ब्राजील की साक्षरता दर अधिक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न किस देश के लिंग अनुपात अधिक है, तो ब्राजील देश का लिंग अनुपात आपको अधिक नजर आएगा। किस देश का साक्षरता दर बहुत अधिक है, तो ऐसे ब्राजील देश की साक्षरता दर बहुत अधिक है। किस देश में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है, तो जनसंख्या की वृद्धि अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या की वृद्धि अगर देखेंगे तो हमारे भारत देश में जनसंख्या की वृद्धि आपके ब्राजील की तुलना में अधिक है। किस देश में औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है, तो ब्राजील देश में औसत जीवन प्रत्याशा आपको अच्छी दर की मिलेगी क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने होंगे। तो लिंग अनुपात के अनुसार आप देखेंगे, लिंग अनुपात के अनुसार अगर हम भारत का देखा लिंग अनुपात तो 1000 से कम है। लिंग अनुपात अगर हम देखें भारत की तो 1000 से कम है। और ब्राजील की पिछले दशकों में लिंग अनुपात 1000 से आपको अधिक नजर आएगा। लिंग अनुपात हम देखते हैं, लिंग अनुपात आप देखोगे लिंग अनुपात में भारत की जो लिंग अनुपात है वो 1000 से कम है और ब्राजील में पिछले दशकों में आप देखेंगे तो 1000 से अधिक है। कई जनगणना 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का जो लिंग अनुपात है आपको क्या कितना मिल रहा है 900
947 में आपको नजर आएगा। और अगर ब्राजील की जनगणना 2010 के अनुसार अगर देखी जाए, 2010 के अनुसार 11 के अनुसार अगर हम देखें तो 1090 है। 1991 के बाद भारत में लिंग अनुपात में तुलनात्मक वृद्धि हुई है। आप देखोगे भारत में 1991 के बाद आप देखोगे लिंग अनुपात में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, ऊपर की तरफ जा रही है रेखा। और स्त्रियों की संख्या में 2001 से उल्लेखनीय वृद्धि ब्राजील में नजर आएगी। आप लोगों को 2001 से जो स्त्रियों की संख्या में है वृद्धि, वो 2001 में उल्लेखनीय, तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। सीधा ऊपर गया है रेखा, आपको नजर आ रही है। आयु लिंग पिरामिड अगर आपको न देखेंगे तो युवा आयु वर्ग लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत यहाँ पर भारत में युवा समूह के लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक है। और ब्राजील में हम देख रहे हैं तो वृद्धत्व की ओर झुकने वाली जनसंख्या है। और जनसंख्या की वृद्धि दर देखें हम लोग, जनसंख्या की वृद्धि दर देखें तो 2000 भारत में 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या में 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई है। और वर्तमान समय में जनसंख्या की वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम है, वर्तमान समय में थोड़ा सा कम है, परंतु कुल जनसंख्या में वृद्धि हो ही रही है। ब्राजील में देखेंगे तो ये वृद्धि बहुत ही कम है। जनसंख्या में जो वृद्धि नजर आ रही है आपको, धीरे धीरे अब देखोगे जितना वर्ष बढ़ते जा रहा है तो वृद्धि कम होती जा रही है। और अगले 2 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि की संभावना बिल्कुल नहीं है। औसत जीवन प्रत्याशा के बारे में देखें तो औसत जीवन प्रत्याशा के बारे में देखें तो 2016 के अनुसार भारत में 2016 के अनुसार 78 वर्ष औसत जीवन प्रत्याशा है। और 2016 के अनुसार अगर ब्राजील का देखा तो 75 वर्ष औसत जीवन प्रत्याशा है। और साक्षरता दर हम देखें तो 2016 के अनुसार अगर हम 2016 के अनुसार देखें साक्षरता दर तो 72.2% है। और यही 2016 के अनुसार अगर ब्राजील के देखें तो 92.6% साक्षरता दर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत के अनुसार भारत और ब्राजील में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो साक्षरता दर ब्राजील की अधिक है और भारत की आपको कम नजर आएगी। जनसंख्या वृद्धि दर हम भारत में देखें तो 2071 में जनसंख्या वृद्धि दर 2.3% तक बढ़ी। और 1971 से 1991 के 2 दशकों में कालावधि भारत की जनसंख्या वृद्धि में 2.3% पर स्थिर दिखाई देती है। 1991 में से लेकर अब तक भारत की जनसंख्या की वृद्धि की दर मंद गति से दिखाई दे रही है। और 2011 में अगर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.7% थी। और तीव्र गति से कम हो रही मृत्यु दर और मंद गति से कम हो रहे हैं जन्म दर के कारण भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर धीरे धीरे कम होती जा रही है और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मृत्यु की दर कम होती जा रही है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर यही हम ब्राजील का देखें तो 2070 से लेकर 2010 तक 4 दशकों में कालावधि में ब्राजील की जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर कम होती जा रही है। और ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि की दर 1970 में लगभग 3% और वर्ष 2010 में मात्र 0.3% के आसपास थी। और अगले 2 दशकों में ब्राजील की जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ही कम आपको नजर आएगी। यही है जनसंख्या वृद्धि दर में। और इस तरह 2 दशकों में ब्राजील में जनसंख्या की संभावना आपको बहुत ही कम नजर आएगी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने भारत और ब्राजील का जनसंख्या के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया है हमने। और हम देख रहे हैं कि भारत की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी, वही ब्राजील में 2010 के अनुसार 19 करोड़ थी।
और जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में भारत का जो है दूसरा स्थान है और ब्राजील का 5वां स्थान है। और क्षेत्रफल का हिस्सा देखा जाए तो 2.41% है और 5.6% ब्राजील का है। और विश्व की कुल जनसंख्या के हिस्सा अगर देखा जाए तो 17.5% है और ब्राजील का 2.78% है। और जनसंख्या के औसत घनत्व देखा है तो जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और जनगणना 2010 के अनुसार 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ब्राजील का जनसंख्या अनुपात दिखाई देता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है? जनसंख्या, भारत की जनसंख्या देखी हम लोगों ने और किस तरह से जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है किसी भी देश का। और भारत की जनसंख्या के घनत्व के बारे में हमने मानचित्र में और जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा हमने। इनके प्रश्नों के उत्तर भी हमने देखे। इसी तरह से जनसंख्या में आप देखोगे 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ और भारत का पूरा विश्व में स्थान दूसरा है, ये भी हमने जानकारी प्राप्त की। इसी तरह हमने जनसंख्या के वितरण में भारत की जनसंख्या के वितरण की हमने जानकारी प्राप्त की। किस तरह से प्रभाव डालने वाले घटक हैं प्राकृतिक संरचना, जलवायु, सुविधाओं की उपलब्धता के कारण भी हम देखेंगे जनसंख्या पर प्रभाव ये पड़ता है। इसी तरह हमने जनसंख्या का सघन वितरण भी देख लिया। कृषि और उद्योग धंधों के कारण किस तरह से जनसंख्या में बहुत ज्यादा नजर आएगा इन क्षेत्रों में, क्योंकि कृषि और उद्योग धंधे हैं। सघन है और विरल मतलब बहुत ही कम, जैसे पर्वतीय और पहाड़ी इलाकों में आप देखोगे, रेगिस्तानी इलाकों में, और जहाँ पर वन क्षेत्र का इलाका है उन स्थानों पे बहुत ही विरल जनसंख्या प्राप्त होगी। और हमने ब्राजील की जनसंख्या के वितरण और उनके प्रश्नों के उत्तर हमने दिए। ब्राजील का घनत्व, इसी तरह से ब्राजील की जनसंख्या का वितरण महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जनसंख्या का सघन वितरण आप देखोगे 300 किलोमीटर चौड़ाई में, ज्यादातर आप देखोगे चौड़ाई के पूर्वी तटीय इलाकों में, ये पट्टी पर बहुत ज्यादा प्रदेशों में आपको सघन वितरण मिलेगा, अधिक से अधिक जनसंख्या मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ है और संसाधनों की उपलब्धता है, कृषि भी है, उद्योगों का विकास भी है। इसलिए दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश के भाग में जनसंख्या का बहुत अधिक वितरण आपको नजर आएगा, उसे सघन वितरण कहा गया है। और मध्यम स्वरूप की जनसंख्या आप देखोगे ब्राजील की उच्च भूमि में आपको मध्यम स्वरूप की जनसंख्या मिलेगी, ब्राजील की उच्च भूमि में। और कम जनसंख्या वाला प्रदेश ब्राजील का जो मध्य भाग है और पश्चिमी भाग है, मध्य भाग है जो पश्चिमी भाग है, वहां पर बहुत ज्यादा कम जनसंख्या वाला प्रदेश मिलेगा। और जनसंख्या का विरल वितरण आप प्रतिकूल जलवायु के कारण, अधिक वर्षा के कारण, दुर्गमता के कारण और घने वनों के कारण आप देखोगे यहाँ पर जनसंख्या विरल क्यों है, कम है। यहाँ पर जलवायु आपको प्रतिकूल नजर आएगी, बहुत ही अधिक वर्षा होती है, दुर्गम इलाका है, घने वनों के कारण। यहाँ पर देखोगे अमेजन के पास बहुत ज्यादा घने वन है, अमेजन का वन है। अमेजन की घाटियों में आपको जनसंख्या का विरल वितरण आपको नजर आएगा। इनकी जानकारी प्राप्त की। भारत और ब्राजील की जनगणना के विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त की। जनसंख्या की संरचना, लिंग अनुपात के द्वारा हमने प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके अलावा हमने जनसंख्या के संदर्भ में भी हमने लिंग अनुपात, किस तरह से विशेषताएं क्या है जनसंख्या की लिंग अनुपात की, तो वो हमने स्त्रियों के लिंग अनुपात और पुरुषों में अनुपात में हमने ये जानकारी इकट्ठा की। आयु लिंग पिरामिड के द्वारा भी हमने प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। आयु लिंग पिरामिड को दर्शाता है और इसमें आयु और लिंग दोनों ही दर्शाया जाता है। इस पे स्त्रियों पुरुषों की संख्या प्रतिशत में हम जान सकते हैं, ये जानकारी प्राप्त की हमने। और भौगोलिक स्पष्टीकरण में हमने देख लिया कि किस तरह से आयु संरचना के अनुसार हम ब्राजील की जनसंख्या वृद्धि की ओर झुक रही है और भारत में जो है युवा का प्रमाण बहुत ज्यादा अधिक है और भारत में कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है। लिंग आयु संरचना के आधार पर ब्राजील और भारत की जनसंख्या की हमने तुलना की। किस तरह से आप देखेंगे लिंग आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की तुलना में भारत में छोटे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और ब्राजील की तुलना में भारत में युवा आयु की भी संख्या अधिक है।
और इसी तरह से हमने जानकारी प्राप्त की ब्राजील की तुलना में भारत में कार्यशील जनसंख्या बहुत अधिक है और इस कारण भारत को युवा देश भी कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भारत को युवा देश कहा जा सकता है, तो इस पे ये मुद्दे लिखने। जनसंख्या के लिंग के आयु संरचना के अनुसार हमें पता चलता है कि हमारे ब्राजील की जो जनसंख्या है वो वृद्धत्व की ओर झुक रही है। इसी तरह से हमने देखा कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाया जाता है, ये सिर्फ ब्राजील में है। और ब्राजील में जो लिंग आयु संरचना है दिखाई दे रही है वो ब्राजील में लिंग आयु अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, लेकिन भारत में स्त्रियों के लिए अनुकूल लिंग आयु संरचना नहीं है। और भारत की लिंग आयु संरचना के अनुसार हमने देख लिया कि स्त्रियों के लिए यहाँ पर प्रतिकूल है और भारत में 75 वर्ष के आगे की आयु सीमा में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है। और ब्राजील तथा भारत के लिंग अनुपातों की अगर हमने तुलना की, ये भी प्रश्न देख लिए हमने कैसे किस तरह से 1000 लिंग अनुपात 1000 से अधिक दिखाई दे रहा है ब्राजील में। और ब्राजील के लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है, वैसे ही 1000 से भारत का जो लिंग अनुपात 1000 से कम होते जा रहा है, स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है। 61 और 2001 की 61 और 2001 के ब्राजील और भारत के लिंग अनुपात की जानकारी ली हमने। 2001 में किस तरह से स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ये देखा हमने। 1991 में भारत में लिंग अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे रही है और 2011 में भारतीय ब्राजील का जो लिंग अनुपात था वो 1090 था और 2011 में लिंग अनुपात 947 था। इस तरह से हमने जानकारी ली। अब स्त्रियों के लिए जो हमारे यहाँ अनुकूल नहीं है भारत के लिंग अनुपात, तो स्त्रियों की संख्या की वृद्धि कैसे होगी उसके लिए उपाय सुझाना है। तो ये भी हमने देखा कि समाज में अगर हम अंधविश्वास हटाएं, प्रचलन और परंपरा के जो परिवर्तन करें, स्त्री भ्रूण हत्या, दहेज, ये सब स्त्रियों पे अत्याचार और ये सारी समस्याओं को अगर हमने हल ढूंढ लिया तो स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होने में समय नहीं लगेगी। स्त्री साक्षरता में वृद्धि करना है, स्त्रियों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सरकार योजनाएं बना रही है। इस तरह से हमने जानकारी देखी। जनसंख्या वृद्धि दर में हमने देख लिया ब्राजील की जो दर है वो काफी कम है और भारत की दर है वो अधिक है। इस तरह से हमने जानकारी प्राप्त की। वृद्धि दर हम देखेंगे ब्राजील की कम है, कम होती जा रही है और भारत की वृद्धि दर अधिक है ब्राजील के मुकाबले। औसत जीवन प्रत्याशा में आप देखोगे ब्राजील का औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है और भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो थोड़ी सी कम है। इस तरह से जीवन प्रत्याशा मतलब कोई भी देश की औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण है। आप देखोगे और ये वृद्धि आपको अधिक से अधिक समाज में प्रगति हुई है कि नहीं, ये अधिक से अधिक आपको नजर आ रहा है किसमें, ब्राजील में। और ये सब कब कब नजर आएगा, जब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, चिकित्सालय के क्षेत्र में प्रगति होगी, पौष्टिक आहार मिलेगी, इससे जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगेगी। और विकासशील देशों में औसत प्रत्याशा आप देखोगे धीरे धीरे कम कम है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लो जल्दी जल्दी नहीं होगा, भारत में ये सुधार हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है और जो कि आपको ब्राजील में अधिक नजर आएगा। साक्षरता प्रमाण में भी हम देखें ब्राजील भारत से बहुत ही अधिक है, आगे है। और जनसंख्या की वृद्धि दर देखें तो वक्त धीरे धीरे वृद्धि देखेंगे तो धीरे धीरे नीचे होती जा रही है, ये भी हमने जानकारी प्राप्त किया। और इसके बाद हमने देखा कि लिंग अनुपात किस देश का अधिक है, ब्राजील का है और साक्षरता भी ब्राजील की अधिक है और भारत की हो रही है अधिक, किसमें, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और किसी भी देश का औसत जीवन प्रत्याशा किस देश का अधिक है तो आपको नजर आएगा औसत जीवन प्रत्याशा ब्राजील की बहुत ही अधिक है। इस तरह से आज हमने जनसंख्या के बारे में ब्राजील और भारत की जनसंख्या के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया। ओके स्टूडेंट्स, किसी को प्रश्न पूछना है? किसी को भी इस पार्ट के विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। हेलो। हाँ सर। सर किसी को प्रश्न हाँ बेटा, किसी को कुछ प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है? हेलो मैडम। हाँ सर। हाँ, किसी का हाथ ऊपर नहीं है। ओके सर।
ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके मैडम। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोगों को शायद ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और परीक्षा में और अच्छा करने के लिए इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जोड़ियां मिलाओ, सभी कुछ देखिए, कुछ भी आ सकता है परीक्षा में। और पाठ पढ़िए, पाठ इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ हम स्वाध्याय के प्रश्न नहीं, एक्स्ट्रा प्रश्न भी पढ़ेंगे, अतिरिक्त प्रश्नों की भी जानकारी लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।